नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु ये हमने चैप्टर कर लिया और इससे पहले हमने 2 सेशंस करे हैं जिसमें हमने प्रश्न और उत्तर डिस्कस करे हैं। सो अभी आपका, क्योंकि ये चैप्टर एक अच्छा बड़ा चैप्टर था और इसमें बहुत प्रश्न थे और थोड़े से हमारे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपको उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो दिखाते जाएं। तो आज का मैं सेशन आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, वो है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा ये पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन को भारात्मक रूप में परिकलित कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हमने ये जो हमारा ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त जो एक नमूना यौगिक था, उसमें हमें ये मिला कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक। तो इसमें 2 चीजें प्रेजेंट थी और उनका फिर जब ब्रेकेज करा तो मिला कि बोरोन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। अब हमें उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। बोरोन का प्रतिशत संघटन इज इक्वल टू नमूने में बोरोन की मात्रा अपॉन यौगिक कुल की मात्रा। देखिए, जब हमें ऐसे कोई एक परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज क्या आपने मैथ में कैलकुलेशन करी है ना, कैसे करते हैं। हमें जो वैल्यू मिली है और टोटल जो वैल्यू होती है वो हम डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं, हमें परसेंटेज मिल जाता है। और इसमें आप ऐसे नहीं कंफ्यूज करें, आप अगर जैसे आप अपने कोई सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको कितने नंबर मिले और मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते थे। सपोज अगर आपका पेपर था 50 नंबर का, आपको मिले 42 नंबर, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 42 अपॉन 50 इंटू 100, है ना। आपको कितने मिले और कितने में से मिले, तो जो आपको मिले वो आप ऊपर रखते हैं और कितने में से मिले हाईएस्ट, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो आप अपॉन में रखते हैं इंटू 100। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें जाना है। तो यहाँ पे हमने जो देख रहे हैं बोरोन का अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें बोरोन मिल रही है 0.096 और टोटल कितनी है 0.24, तो हमने 0.096 ग्राम अपॉन 0.24 इंटू 100। फिर ये सारा अब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगा, तो ये आपका 0.04 आ जाएगा और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40%। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू 0.144 अपॉन 0.24 ग्राम इंटू 100 आ गया 60%। तो हम ये देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन अधिक है और बोरोन कम है। दूसरा जो प्रश्न है वो है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। तो पहले ये स्टेटमेंट में देखिए, हम जो द्रव्यमान का एक हमने पहला जो प्रश्न उत्तर में हमने पढ़ा था, तो वही था कि द्रव्यमान एक वो सेम एक कांस्टेंट रहता है, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इज इक्वल टू करके हमारा वो एक कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 3 और 8 ग्राम, तो 8 + 3 11, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें 11 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है। सो 11 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये निर्मित हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब बताएं क्या जाएगा। इसमें हमें स्थिर अनुपात का नियम के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे अब ये हम जानते हैं, लेकिन भाषा रूप में एक उत्तर कैसे लिखेंगे, तो वो इस प्रकार लिखेंगे, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है।
जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा और 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। ये रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात। जब 3 ग्राम को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा और जो 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। और ये जो है ये रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। इसमें बच्चों आप लोग थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमें ये दे रखा है 3 ग्राम जो हमारी कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलेगी। तो हमारा ये एक रेशियो बना रहेगा कि वो इतना, इनके बीच में यही रेशियो रहेगा कि 3 ग्राम 8 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हम जैसे मास वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो क्योंकि हमारा मास का दोनों तरफ इक्वल रहेगा, क्योंकि हमें 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच रही है। तो ये एक जो है ये इनका रिलेशन मेंटेन रहेगा। अब अगर हम ऑक्सीजन की संख्या को अगर उसका जो ग्राम है उसको बढ़ा भी रहे हैं उसके वेट को, तब भी वो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड उतनी होगी, क्योंकि हमारा रेशियो जा रहा है 3:8 का, कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगी। ठीक है, तो ये हमारा एक और प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए दीजिए। हो सकता है यहाँ पे वर्ड दीजिए हो। तो एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह जिस पर आवेश होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ऐसे आप और भी दे सकते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन, देखिए दो चीजें, बहुपरमाणुक मीन्स हमें एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आयन मीन्स जब उन पर क्या है, एक आवेश हो। और आवेश का आपको याद होगा, मैंने रूल आपको बताया था कि वो है भी कि पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये रूल याद रखिएगा, कभी इसमें अगर आपने जो है स्टैंडर्ड वो ही आपको लिखना होगा। क्लियर? तो ये है हमारा। तो और याद रहे जब हम आयन की बात करते हैं, इसका मतलब आयन का मतलब है उस पर आवेश। और नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे और आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड Cl2 तो MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए हम जब सेशन कर रहे थे मैंने आपको एक क्रॉस करके भी समझाया था कि आप ऐसे भी रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस दे दिए। आप एक काम करिएगा अपनी कॉपी में, जैसा हमने सीखा था कि पहले उनके सिंबल्स फिर उनकी वैलेंसीज, और वैसे भी आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा ये। और वो आपके सामने आंसर्स हैं, जब आप वैसे प्रैक्टिस कर लें तब आप इससे आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों वो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो यहाँ पे मेन है कि आपको आंसर्स मालूम हो और आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अपना रीचेक कर सकते हैं। तो ये आप उस वे में भी लिख सकते हैं आंसर्स। अब है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसका हम एक केमिकल फॉर्म में हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, और पोटेशियम सल्फेट। तो बुझा हुआ चूना क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH होल ट्वाइस। और ये इसमें तत्वों के नाम देख लेते क्या क्या है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये इसका होता है जब पूरा एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अपने पहले उत्तरों पर देख रहे हैं। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे तो ये आपको क्लियर हो,
फिर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन का H और ब्रोमाइड का Br, तो यहाँ पे हमारे तत्व कौन से हो गए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। फिर आ गया आपका बेकिंग पाउडर, और ये याद कर लीजिएगा, ये आपको देखिए इस समय जैसे मैं बता रही हूँ कि इस समय की चीजें आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये काम में आएंगी। तो याद कर लीजिए बेकिंग पाउडर, इसको हम NaHCO3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और Na आ गया सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं हम लोग। फिर आ गया पोटेशियम सल्फेट, तो सल्फेट का याद रखें SO4 होता है एंड पोटेशियम K। तो इसका जब हम वैलेंसी सब करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, K2SO4। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये से आपको इसलिए तत्वों के नाम में यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि आपको बार बार रिवीजन हो जाए कि ये हम इनके सिंबल्स क्या हैं। ब्रोमीन है तो इसका Br है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये तो आपको याद हो गए होंगे, पोटेशियम K है, आयरन Fe है। तो ये सारे सिंबल्स भी आपको याद रहने, ये तो आपको याद करने होंगे। ये आपको कहीं कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। तो बच्चों आज हम लोगों ने और थोड़े से प्रश्नों के उत्तर देखे जो आपके चैप्टर में हैं, और मुझे विश्वास है कि अब आपको अपने जो ये पार्ट है उसमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। प्लस इतना हमारा रिवीजन हो रहा है कि कुछ चीजें तो आपको बार बार वो रिवीजन इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं है, वो सेटल डाउन हो गई। इसके बाद एक और मेरा सेशन होगा प्रश्न और उत्तर का। हाँ, आपके बहुत प्रश्न है और कोशिश यही है, जैसा मैं बता रही हूँ, कि हम सारे उत्तर दे सकें। तो एक और सेशन है जिसमें आपको बाकी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।